नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं और ये प्रैक्टिस सेट है आदिकाल की फुटकल रचनाओं के ऊपर। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आदिकाल के प्रकरण 4 के अंतर्गत उन्होंने फुटकल रचनाओं को रखा है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन कवियों और रचनाओं को प्रकरण 2 और 3 में नहीं रख सके उनको एक फुटकल खाते के अंतर्गत रखा है। और देखने में लग रहा है कि ये फुटकल खाता जरूर है, लेकिन इसे हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से कई सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि फुटकल खाता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला सवाल पूछा गया है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यहाँ पर पुराने चावल से तुलना की गई है और कहा गया कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। यानी इस कथन का, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है, लेकिन शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि रही है या फिर आलोचना की जो शब्दावली रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा है उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। पुराना चावल का काफी रोल रहा है हमारे, अगर संस्कृति में देखें तो आप याद कीजिए, अगर आपके घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो या फिर कोई खाना जैसा कार्यक्रम हो तो वहां पर लोग पुराने चावल को बड़े चाव से खाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो पुराना चावल खिलाने वाला होता है वो कुछ धनाढ़ प्रवृत्ति का होता है। तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना है कि किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। पुराने चावल से उन्होंने भाषा के यहाँ पर तुलना की हुई है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया था मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में, यह किसका कथन है? यहाँ पर दो कवियों की तुलना की जा रही है, खुसरो की और विद्यापति की। तो इससे आपके दिमाग में आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो और विद्यापति को आदिकाल के किस प्रकरण में रखा है? 4 के अंतर्गत रखा है और फुटकल खाते के अंतर्गत रखा है। जिन कवियों से रिलेटेड हम प्राय परीक्षाओं में सवाल देखते हैं, खुसरो के बिना कोई ऐसा एग्जाम आप नहीं देखेंगे जहां से सवाल न पूछा गया हो। विद्यापति से भी सवाल पूछा जाता है। 10 एग्जाम देंगे आप तो 9 एग्जाम में तो इन लोगों से सवाल रहता ही रहता है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल खाते के अंतर्गत प्रकरण 4 में रखा हुआ है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि काव्य प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से इनको किस काल के कवियों के साथ या फिर किस प्रकरण के कवियों के साथ रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछा गया कि पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। यहां पर तो आप इसका जवाब तुरंत दे देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दे देंगे, लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि फाइनल एग्जाम में अगर आएगा तो ये प्रश्न आपके लिए काफी कठिन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन में आलोचकों के नाम को चुना है ये आपको कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ जुड़े हुए हैं और सीरीज को क्रमशः फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये कथन बैठ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, खुसरो के संदर्भ में सत्य है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने जल्दीबाजी में थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ने में कर दिया था, जो चीज असत्य थी उसको मैंने सत्य के रूप में बता दिया था। क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं
तो इसमें सुधार करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए कुछ चीजों को आप नीचे जो मैं कमेंट्स करता हूं उसमें भी देख लेंगे जहां पर त्रुटि सुधार इत्यादि रहता है। तो इतना तो सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो थोड़ा बहुत तो माइनस रहता ही है किसी न किसी में। तो इसको बहुत जो विद्यार्थी मुझे बताया कि ये यहाँ पर गलत है उनका मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन इस चीज को देखते हुए आगे भी हमें बढ़ना है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया कि खुसरो के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन दिया गया खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे हुए थे। यहाँ पर देखिए खुसरो पृथ्वीराज की जो मृत्यु हुई थी, जो कि मैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में बताया हुआ था, संवत 1249, और इसी दिन चंद बरदाई की भी मृत्यु हुई थी। अब आपको याद आ गया होगा कि बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो लगभग 90 वर्ष बाद अमीर खुसरो का क्या हुआ, जन्म होता है। अब हमें बताना है इसमें से कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने बीपीएससी ट्री के पैटर्न को अपनाया हुआ है और आप तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि जितनी भी बातें यहाँ पर कही गई हैं सभी क्या है, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। यानी कि आपको आगे की परीक्षा के लिए विकल्प नंबर ए, बी और सी तीनों को याद रखना है। देखने में तो इसका उत्तर बहुत ही इजी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें आगे की भी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकल्पों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? कबीरदास, अमीर खुसरो, विद्यापति, जायसी। तो कौन सा ऐसा कवि है जो कि गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक तक कई बादशाहों का जमाना देखा था? ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 सुल्तानों के शासन को देखने का श्रेय इनको मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो इकलौते ऐसे कवि हैं, अगर हिंदी साहित्य में देखें तो लगभग 7 सुल्तान उनके समकालीन रहे। उसमें बलबन का भी नाम आ सकता है, अलाउद्दीन का भी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का भी। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। यह कथन किस कवि के बारे में है? तो देखिए जब इस तरीके के वाक्य होते हैं कि ये अपने समय के या फिर इनका, उनका, जहां पर सर्वनामों का प्रयोग होता है तो ज्यादातर जो कथन होते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे किसी कवि का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि सर्वनामों का प्रयोग करते हुए उनको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन किसके बारे में ये हमें बताना है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ऑप्शन दिया गया जायसी, कबीर, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। अमीर खुसरो के बारे में बात कही गई कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। एक इनकी रचना है जिसका नाम है खालिक बारी। आप इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये किस तरीके का ग्रंथ है। फारसी का ग्रंथ है, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो अमीर खुसरो के बारे में बात कही है, किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो एक ही प्रश्न कितने एंगल से पूछा जा सकता है, सबके तरफ मैंने यहाँ पर संकेत कर दिया है। अगला प्रश्न है कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता के सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। यह कथन किसके संदर्भ में है? बात बताई गई यहाँ पर कि ये बड़े विनोदी थे, मिलनसार थे और सहृदय थे। इस तरीके के व्यक्तियों को आप कम देखते होंगे कि कोई बहुत विनोदी हो, मिलनसार हो, सहृदय हो। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, अमीर खुसरो, सूरदास, विद्यापति, इन चारों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के बारे में बात कही गई है। ठीक है, और ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मान लीजिए कि आगे के एग्जाम में ये प्रश्न दे दिया जाए और पूछा जाए कि किसका कथन है, तो आप तुरंत बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन किसके बारे में कहा गया है, तो ये किसका हो गया? अमीर खुसरो का हो गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न एक है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए लाइन बाय लाइन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बल्कि उसे समझने का भी प्रयास कर रहे हैं।
एक बार समझ गए तो सैकड़ों प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से बनाया हुआ है कि हर प्रश्न आपके दिमाग में जाके छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो फिर आपको प्रिंटेड चीजें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। यह कथन किसके संदर्भ में है? तो आप देख रहे हैं कि जहां से बात कही जा रही इन्हें, कई जगहों पे इन्हें इन्हें शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि सीधे सीधे नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। अब किसके बारे में बात कही गई कि दोहे, तुकबंदियां, पहेलियां आदि उन्होंने कही हैं? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, कबीर, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अमीर खुसरो के बारे में बात कही गई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, यह कथन किसके बारे में है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु शर्मा, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के बारे में बात कही जा रही है। और एक कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क यहां पर दे रहा हूं कि इसी तरीके से पहेलियां और मुकरियां दोनों के लिए आधुनिक काल में कौन से कवि फेमस रहे हैं? आधुनिक काल के किस कवि को पहेलियां और मुकरियों के लिए जाना जाता है, यानी कि अमीर खुसरो का दूसरा रूप वहां पर दिखाई पड़ता है? मेरे जो गंभीर विद्यार्थी हैं जरूर कमेंट्स करेंगे और बताएंगे भी। ठीक है, और जो नहीं जान रहे हैं वो नीचे जाकर कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे, आपको उत्तर वहां मिल जाएगा। तो न सिर्फ आदिकाल में पहेलियां और मुकरियां लिखी जा रही थी, बल्कि आधुनिक काल में भी पहेलियां और मुकरियां लिखने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो अमीर खुसरो को आदिकाल में याद रखिए, आधुनिक काल का जवाब आप लोग खुद देंगे। अगला प्रश्न है, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं, यह कथन किसके संदर्भ में है? उक्त वैचित्र की प्रधानता थी और कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं, किसके बारे में बात कही गई? अमीर खुसरो, विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका भी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए, लगातार हमने 4-5 क्वेश्चन पर बात की और सभी का उत्तर अमीर खुसरो रहा है। ठीक है, और हमने इसलिए अलग अलग इसको बनाया ताकि अमीर खुसरो से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो अलग अलग ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाए। ये प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता था कि अमीर खुसरो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा नहीं है, और हर क्वेश्चन को ऑप्शन में रख दिया गया होता। ठीक है, हर जो क्वेश्चन है सबको ऑप्शन में रख दिया गया होता, तो भी ये प्रश्न अच्छा बन जाता और आपको भी उतना ही जानकारी रखनी पड़ती। तो इसलिए क्योंकि हम लोग तैयारी के प्रोसेस में है और हमें यहाँ चीजें सरलता से आप सभी को बतानी है, तो कोशिश ये रही है कि तोड़ तोड़ कर चीजों को देखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप चीजों को कठिन मानते हैं तो उसको आप तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मैसेज करते हैं कि सर फला चीज मुझे नहीं याद हो रही है, ढेका चीज नहीं याद हो रही है, तो याद कैसे करें? तो तोड़ तोड़ कर याद कीजिए। पता चला कि एक दिन में बैठकर आप पूरा आदिकाल खत्म करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा भक्ति काल खत्म करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा रीति काल खत्म करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा आधुनिक काल जो कि पूरा विस्तृत है, कई विधाओं में बटा हुआ है, सबको एक ही दिन बैठ कर पढ़ेंगे और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास चाहेंगे कि 4 दिन में हम खत्म कर दें, तो 4 दिन तो जिंदगी को माना गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 दिनों में नहीं खत्म होने वाला है। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी चीजें याद होंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि चीजों को कैसे याद किया जाए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो की पहेलियों, मुकरियों और दो सखुनों में कौन सी बोली मिलती है? हम तो ऊपर जान गए कि पहेलियों के लिए, मुकरियों के लिए और दो सखुनों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। लेकिन इन सभी को अमीर खुसरो ने किस बोली में लिखा है? ये बहुत ही नया और क्रिएटिव ढंग का प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, ठेठ खड़ी बोलचाल, मानक हिंदी, अवधी। तो किसमें ये तीनों चीजें लिखी गई हैं? चाहे वो पहेलियां हो, चाहे मुकरियां हो, चाहे दो सखुने हो। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर है ऑप्शन बी, ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। और ऐसा इसीलिए माना जाता है कि अमीर खुसरो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, ऐसा इतिहास में हमने
पढ़ा भी है। सबसे पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले अगर कोई कवि हैं तो अमीर खुसरो हैं, और इन्हीं रचनाओं के माध्यम से, तो न सिर्फ इस प्रश्न के माध्यम से आप खड़ी बोलचाल की रचनाओं के बारे में पढ़ा, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, बल्कि उन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी देख लिया। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा क्या रही है। देख रहे हैं कि भाषा को लेकर अमीर खुसरो से संबंधित दो प्रश्न यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर पूछा गया कि जो अमीर खुसरो ने गीतों को लिखा है या फिर दोहों को लिखा है, इनकी भाषा क्या रही है। ऑप्शन दिया गया ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा, अवधि, खड़ी बोली, ठेठ खड़ी बोली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए है कि ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने गीतों और दोहों में किया हुआ है। ठीक है, मुझे याद आता है कि मैं सीजीपीएससी का इंटरव्यू देने गया हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो उसमें मुझसे सवाल पूछा गया कि अमीर खुसरो का समय कब से कब तक माना जाता है। तो मैंने ऐसे अनुमानतः मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। तो जो एग्जामिनर थी, जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो महिला थी, उन्होंने अपने कॉपी में लिखा हुआ था 1255 या 56 के आसपास में उन्होंने कुछ पेंसिल से लिखा हुआ था। तो जब मैंने कहा कि मैम 13वीं सदी में उनका समय माना जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर बताया, वहीं पर उन्होंने उत्तर भी बता दिया कि 1255 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। तो हमारे जो चेयरमैन थे, उस कमेटी के जो मेंबर थे, मेन जो आयोग के हैं, उन्होंने कहा, मेरा पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने भी तो सही कहा है। तो कई बार जैसे आप देखते हैं कि जो व्यक्ति लिखा रहता है उसको लगता है कि ये अकाट्य है, लेकिन अनुमानतः भी आप बता सकते हैं कि ये चीज है। मुझसे ऊपर का भी सवाल पूछा गया था कि पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाना जाता है, तो संयोग से मेरे दिमाग में वो उत्तर आ ही नहीं रहा था। मैंने उत्तर बता दिया था विष्णु शर्मा का। ठीक है, मुझे लगता था कि विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र नाम की कहानियां और पशुओं के ऊपर लिखा हुआ है पूरा, तो उस समय इन्हीं का नाम मेरे दिमाग में आता था। तभी उन्होंने कहा कि अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं, तो मुझे झटका से आया कि इतनी मैंने तैयारी की, सब कुछ की, और एक वाक्य इंटरव्यू के दिन मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए, कई बार दिमाग में काम करना बंद कर जाता है, आप जानते हुए चीजों को भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो आमिर खुसरो को जब भी मैं देखता हूं तो वो दिन मुझे याद आने लगता है। यहाँ पर देखिए एक चीज बताई गई है कि जो अमीर खुसरो के गीत हैं और दोहे हैं, हमने तो बता दिया कि ब्रज में लिखे गए। यहाँ पर देखिए उस जमाने में ब्रज का इतना क्रेज था कि इसको मुख प्रचलित काव्य भाषा भी कहा जाता था। इसीलिए आप देखेंगे इतिहास में, आप पढ़ेंगे खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा। ठीक है, ये विवाद चला हुआ है कि ब्रज भाषा भी क्या है, एक बोली है, और खड़ी बोली भी एक बोली है, लेकिन इसके अंत में भाषा लगा हुआ है, इसमें बोली लगा है। और देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है कि एक जमाना था कि ब्रज भाषा भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाती थी, उत्तर प्रदेश में तो थे ही, अलग अलग क्षेत्रों में भी बोली जाती थी, मतलब भाषा का रूप ग्रहण कर ली थी। और खड़ी बोली का क्षेत्र सीमित था, वही दिल्ली के आसपास का जो इलाका था। लेकिन वक्त बदला और आज खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में हो गई, और जो ब्रज भाषा उसकी स्थिति क्या है कि बस वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह गई और सूरसागर या कृष्ण भक्त कवियों के पदों तक सीमित रह गई। ये होता है वक्त बदलना। थोड़ा सा मैं वक्त और लूंगा। मेरे कई विद्यार्थी, जब मैं स्टोरी कोई लिखता हूँ, कोई चीज बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर हम लोग कब सफल होंगे। आपका भी समय आएगा, समय सबका आता है, बस क्या है कि निरंतरता, धैर्य, मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि जितने भी यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं उनका कोई गॉड फादर नहीं है। जितने लोगों के पास गॉड फादर हैं वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग जहां पर उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपके हाथ में ये काम करना है। अगर इसको आप दिल से किए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वक्त आता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह किसका कथन है। यहां पर देखिए कथन को ध्यान में रखना है। यहां पर तुलना की गई है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है
कबीर से खुसरो की तुलना करते हुए। ठीक है, क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि ये ए ऑप्शन से होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। और इसको भी ध्यान में रखिए कि ये कबीर के संदर्भ में बात नहीं कही गई है। खुसरो पर विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को प्रकरण 4 के अंतर्गत किया हुआ है। अब इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा जो अगला कदम है वो भक्ति काल की ओर है। जैसे कि शुक्ल जी भी जब अंतिम चरण में जाते हैं तो भक्ति काल के कवियों को बार बार उसमें लाने का प्रयास करते हैं। अभी खुसरो के बारे में बातचीत करते हुए कबीर का उन्होंने उल्लेख किया है। आगे आप देखेंगे तो सूरदास का उल्लेख होने लगेगा। चलते हैं आगे बात करते हैं, समझ में आ जाएगा। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। यह भी देखिए एक विकल्प के रूप में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न के तौर पर है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है इरफाम हबीब, सुमित सरकार, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। आगे इसी पंक्ति को बढ़ाते हुए शुक्ल जी का ही एक कथन है। ठीक है ना, तो देख लीजिए क्या है। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। कह रहे हैं कबीर को लोग ये मानते हैं कि धर्म के उपदेशक नहीं थे, वो दोनों धर्मों का विरोध कर रहे थे, तमाम जो उसमें आडंबर थे उनका खंडन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर खुसरो से तुलना करते हुए कबीर के बारे में क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। ऊपर उन्होंने बताया कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। ये बात उस कबीर के बारे में कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिस कबीर ने लिखा कि पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने पोथी का खंडन किया था उसी से जोड़ रहे हैं। इसे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से चिढ़े हुए से थे रामचंद्र शुक्ल कबीरदास से। तो सही जवाब तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो द्विवेदी जी ने कबीर पर पुस्तक लिखी है तो शायद उनका कथन हो। हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम फाइनल एग्जाम में कैसे सही कर पाए, इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो पहले तो ध्यान में रखना कि ये क्या है, पहेली है। अब इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया चुंबक, आकाश, दिया बत्ती, समुद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है आकाश। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पहेली है। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। पहेली का अर्थ है दिया बत्ती, पेंसिल, कलम, नेवला। तो सांप का यहाँ पर उल्लेख हो रहा था, तो मैंने देखिए ये विकल्प बनाना कितना कठिन है। विकल्पों को बनाना बहुत मेरे लिए इजी नहीं था, फिर भी निकटतम विकल्पों को हमने रखने का प्रयास किया है। इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए है, दिया बत्ती। ठीक है, सारी चीजें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही लिया है। मेरी कोशिश है कि आपके दिमाग पे मैं थोड़ा सा चोट करूं। चोट का मतलब आपके दिमाग को थोड़ा सा झकझोरूं कि हाँ मैंने तो इसमें पढ़ा था, इसका आंसर यही होगा। बाकी कोई ऐसी नई चीज मैं नहीं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद इसको प्रिंट करके आपको दूं। कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आप किताबें खरीदिए, बस कैसे पढ़ना है और आपकी जो सिटिंग पावर उसको मत बढ़ाने की कोशिश रही है। अगला प्रश्न है कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। पहली का अर्थ है, ऑप्शन दिया गया पायजामा, दिया बत्ती, सांप, कैंची। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, पायजामा के बारे में बात करिए। अब तो पायजामा आप देख सकते हैं कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ठीक है ना, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, पायजामा हो गया। अगला प्रश्न है कि अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। पहली का अर्थ है, सूझेगा मतलब समझ में आएगा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन दिया गया दर्पण, तलवार, कैंची, पानी।
तो पानी में भी हम अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमीर खुसरो का जो यहाँ पर मतलब है वो है ऑप्शन ए, दर्पण से इसको उन्होंने जोड़ा है। अगला प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि, मैथिली। तो ये किस भाषा में ये पद लिखा गया है, या फिर जो वाक्य है लिखा गया है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। अच्छा, इसके पहले हम बात कर रहे थे तो बार बार पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी की बात आई। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में तराइन के युद्ध हुए थे, ठीक है ना। और ये वक्त उसी समय का है जब से अमीर खुसरो लिखना शुरू किए, या फिर अपने परंपरा से इन्होंने इन चीजों को देखा है। तो ये किस भाषा में हमें यहाँ पर बताना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोवे, डारे, ठीक है, चहू, तो इस तरीके से शब्दावलियों का प्रयोग है। इसमें कुछ शब्द खड़ी बोली के भी हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका उल्लेख ब्रज भाषा के तौर पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने ठेठ, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, की ताबे हिजरा न दारम, ऐ जा न लेहू काहे लगाए छतियां। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, जैसी, विद्यापति। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में बात को लिखते हुए अमीर खुसरो ने लिखा। सही जवाब इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, जिसकी रचना कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया अमीर खुसरो, विद्यापति, देवसेन या दामोदर कवि। तो मैथिल कोकिल का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विद्यापति। मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है, और इनकी जो रचना, इनके जो यश का या कीर्ति का जो कारण है वो कौन सी है? पदावली है, ठीक। और पदावली किस भाषा में है आपके दिमाग में आ गया होगा, सब चीजें आ गई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप शुक्ल जी पर ही निर्भर है, इधर उधर भी आपको पढ़ना है। तो मैथिली में लिखी गई है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को अपनी तरफ किस भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं? विद्यापति को किस भाषा के लोग अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं? विद्यापति को लेकर भाषा भाषियों में विवाद है कि ये हमारे हैं, और एक भाषा भाषी बोलता है कि ये हमारे हैं। तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बंग भाषा, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी। तो विद्यापति को लेकर बंग भाषा के लोगों का कहना है कि वो हमारे कवि हैं, क्योंकि जितना विद्यापति के एरिया दरभंगा, मधुबनी इलाके में इनके गीत लोक में प्रसिद्ध हैं, उतना ही आप देखेंगे कि बंगाल में भी विद्यापति को लोग गाते हैं, ठीक है। तो इसलिए विवाद की स्थिति है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो बंग भाषा है, बाकी जितने नीचे के ऑप्शन है उनका कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, निम्न में से किसने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है? बिहारी और मैथिली भाषा को मागधी से निकलने के कारण किसने बोला कि ये इसको हिंदी से अलग माना जाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। किसका मानना था कि बिहारी और मैथिली जो भाषा है या बोली है मागधी से निकली हुई है, इसलिए वो हिंदी का पार्ट नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था। इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि भाई हर प्रश्न का जवाब रामचंद्र शुक्ल है, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे? एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एलबीडब्ल्यू नहीं होना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गार्सद तासी। तो ये किसका कथन है कि अगर शब्दावली का अंतर नहीं होता या फिर शब्दावली पर ही निर्भर होता तो उर्दू और हिंदी का जो साहित्य होता अलग अलग नहीं होता बल्कि एक ही होता। किसका मानना है? सही जवाब है ऑप्शन बी,
रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। यह किसका कथन है? यहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो ग्रियर्सन का कथन था उसके प्रतिक्रिया में या फिर जवाब में यह कथन आया हुआ है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग अलग मान रहे थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों को अपना मानता है, क्योंकि विशल देव रासों की भाषा शैली को लेकर भी बोला गया कि राजस्थानी ज्यादा इसमें दिखाई पड़ता है। आप अपने पिछले प्रैक्टिस सेट को याद कीजिए, मैंने क्वेश्चन के रूप में दिखाया था। तो कह रहे हैं कि जब विशल देव रासों को हिंदी का अपना माना जा रहा है, तो विद्यापति की पदावली पर क्या ऑब्जेक्शन है? वो भी है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। उम्मीद है कि मेरी हर बात आपके दिमाग में सतह दर सतह बैठती जा रही होगी, और ये जो कठिन पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो अब आपको धीरे धीरे आसान सी लगने लगी होगी। मेरे अनुसार तो अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, इन प्रैक्टिस सेट्स को हल करके चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आदिकाल से 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं किसी भी एग्जाम में आप जाइए। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आनंद स्वामी। तो विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, और इसके जो नायक नायिका है वो राधा कृष्ण है। सही जवाब है ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि विद्यापति के अधिकतर पद क्या है? श्रृंगार के। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में इतना दूर ही काट कर ये प्रश्न बन जाए, इतना दूर ही क्वेश्चन बन जाए। और आगे भी सवाल बन सकता है कि विद्यापति के जो पद हैं, खासतौर से पदावली जो है, और उसमें किसका वर्णन किया गया है? राधा कृष्ण। राधा को माना गया है लक्ष्मा देवी, और कृष्ण को माना गया है शिव सिंह। ठीक है ना, उसमें लिखा गया है। तो लक्ष्मा देवी और शिव सिंह को मानकर, क्योंकि शिव सिंह के दरबारी कवि भी थे ये, ठीक है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की पदावली को या फिर विद्यापति को किस तरीके का कवि माना है? तो विद्यापति को उन्होंने एक श्रृंगारिक कवि माना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, श्रृंगारिक कवि के तौर पर देखा है, भक्त कवि नहीं माना। इस चीज को एकदम से अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संदर्भ में सत्य है, इनका माधुर्य अद्भुत है, तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, यानी कि रहते थे, विद्यापति शैव थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ऊपर के जितने तीनों बातें हैं, सभी बातें क्या हैं? सही हैं। और मान लीजिए एक ऑप्शन ये भी जोड़ दिया जाता कि विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं या फिर भक्ति के। ठीक है ना, इस चीज को आप तो अब ध्यान में रख लिए होंगे कि शुक्ल जी ने क्या माना है। हालांकि आगे चलकर कुछ कवियों ने इनको भक्त कवि भी माना है, कुछ ने तो रहस्यवादी भी माना है, जैसे कि ग्रियर्सन का नाम है। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। अब इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा रामचंद्र शुक्ल। ये अब तक का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम किताब को बहुत ही विश्वसनीयता के साथ और ईमानदारी के साथ लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। उपयुक्त किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। तो 900 वर्षों के इतिहास की जब भी चर्चा की जाती है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, टोटल 900 वर्षों का इतिहास इसमें लिया गया है। और सवाल भी पूछा जाता है कि कितने 100 वर्षों के इतिहास को उन्होंने अपनी किताब में आधार बनाया हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 900। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का आदिकाल जितने भी प्रकरण रहे हैं, यानी कि चारों प्रकरणों पर प्रैक्टिस सेट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरुआती दौर का है, उसको पढ़ना बहुत ही कठिन होता है। उसके जो कंटेंट है, उसकी जो प्रस्तुति है, कई बार कठिनाई पैदा करती है, लेकिन इन अभ्यासों के माध्यम से चीजें एकदम से आसान हो गई होंगी और आदिकाल अब आपको रुचिकर लगने लगा होगा।
तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग जुड़िए और इस चैनल का प्रचार प्रसार भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।